नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे खंड 3 से उत्तराखंड राज्य संबंधी ज्ञान में उत्तराखंड का इतिहास हम देख रहे हैं दोस्तों। इससे पहले हमने प्रागैतिहासिक काल के बारे में जाना, ठीक है। और प्रागैतिहासिक काल के बारे में दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल ऐसा काल दोस्तों जहाँ पर जो है कोई भी लिखित विवरण हमें नहीं मिला, ठीक है। जो भी मानव निवास की पुष्टि के साक्ष्य मिले वो आपके पाषाणोपकरण से, गुफाओं से, शैल चित्रों से, कंकाल, मृदभांड तथा धातु उपकरण से जो है दोस्तों मानव निवास की पुष्टि वहाँ से मिली प्रागैतिहासिक काल से। जिसमें हमने बात की कि कौन कौन से पुरातात्विक स्थल हैं जहाँ से हमें मानव निवास की पुष्टि के साक्ष्य मिले। तो देखिए, हमने बात की लाखू गुफा की, ठीक है, ग्वारिख्या गुफा की, साथ ही साथ मलारी गांव, लुएथाप जो है, सारे स्थलों के बारे में हमने बात की है प्रागैतिहासिक काल के बारे में, ठीक है। तो आज हमारा दोस्तों टॉपिक रहेगा आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है। तो दोस्तों मैं आप सभी को आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा कि आद्य ऐतिहासिक काल में जो है दोस्तों जो ये साक्ष्य मिले, पुरातात्विक साक्ष्यों की कमी के कारण दोस्तों राज्य में दोस्तों आद्य इतिहास के प्रमुख जो स्रोत हैं वो विभिन्न धार्मिक ग्रंथों से जो है मिलते हैं, ठीक है। उन सभी धार्मिक ग्रंथों के बारे में बात करेंगे दोस्तों, कहाँ से क्या साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया था दोस्तों कि उत्तराखंड के इतिहास को हमने जो है 3 भागों में बांटा, ठीक है। पहला आपका प्रागैतिहासिक काल, ऐसे आप याद भी रखेंगे इसको, प्रागैतिहासिक काल। उसके बाद आपका आता है आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है। उसके बाद तीसरा आता है आपका ऐतिहासिक काल, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने प्रागैतिहासिक काल के बारे में जान लिया है, ठीक है। और जिसने नहीं देखा है प्रागैतिहासिक काल वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम देखेंगे आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है, जिसको हम दोस्तों कांस्य युग भी कहते हैं, ठीक है। फैक्ट जितने भी आएंगे दोस्तों उनको आप साथ ही साथ नोट करते हुए भी चलेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। तो देखिए दोस्तों, आद्य ऐतिहासिक काल की बात करें तो आद्य ऐतिहासिक काल दोस्तों जिसको हम कांस्य युग भी कहते हैं, तो इसमें दोस्तों आपको याद रखना है कि आद्य ऐतिहासिक काल में दोस्तों पुरातात्विक और लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए, ठीक है। याद रखें, पुरातात्विक पुरातात्विक और लिखित साक्ष्य, ठीक है। तो पुरातात्विक और लिखित साक्ष्य जो है दोस्तों आद्य ऐतिहासिक काल से प्राप्त हुए, लेकिन इनको दोस्तों पढ़ा नहीं जा सका, ठीक है, पढ़ा नहीं जा सका, ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल में हमने क्या देखा, प्रागैतिहासिक काल में कोई भी लिखित विवरण नहीं था, ठीक है। हमें जो है दोस्तों मानव की निवास की पुष्टि मिलती है प्रागैतिहासिक काल में। किससे मिलती है, मैंने आपको बताया था, गुफा, शैलचित्र, कंकाल, मृदभांड, धातु उपकरण, ठीक है, इनके बारे में हमने बात की थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो आद्य ऐतिहासिक काल है दोस्तों, यहाँ पर पुरातात्विक और लिखित साक्ष्य तो मिले लेकिन इनको पढ़ा नहीं जा सका, ठीक है। ऐसे इसको याद रखेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पुरातात्विक साक्ष्यों की कमी के कारण राज्य के आद्य इतिहास के प्रमुख स्रोत जो हैं विभिन्न धार्मिक ग्रंथ हैं, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे। इसी कारण इस काल को हम पौराणिक काल भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो आपको क्या क्या याद रखना है और जितने भी फैक्ट आएंगे दोस्तों उनको आप साथ ही साथ नोट करते हुए भी चलें, ठीक है। देखिए, पुरातात्विक साक्ष्यों की कमी के कारण क्या हुआ राज्य में, यानी कि उत्तराखंड राज्य में, ठीक है। तो आद्य इतिहास के जो प्रमुख स्रोत हैं दोस्तों वो हैं विभिन्न धार्मिक ग्रंथ, ठीक है, इनको याद रखेंगे। तो उत्तराखंड का जो है दोस्तों विभिन्न ग्रंथों में उल्लेख है, ठीक है। और साथ ही जो है पुरातात्विक उल्लेख जो है आपके पुरातात्विक और जो लिखित हैं वो भी जो है इसमें हमें देखने को मिले। तो यहाँ पर जो मेन है आपका वो याद रखेंगे कि जो आद्य इतिहास के जो प्रमुख स्रोत हैं वो हैं आपके विभिन्न धार्मिक ग्रंथ, ठीक है। इन सभी धार्मिक ग्रंथों के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। और इसी कारण दोस्तों इस काल को हम क्या कहते हैं, पौराणिक काल भी कहते हैं। आपको पूछा जा सकता है पौराणिक काल किसे कहते हैं, ठीक है। इसके आप कई नाम मैंने आपको बता दिए। ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल को कांस्य युग भी बोलते हैं, ठीक है। पौराणिक काल भी कहते हैं इसको, आद्य ऐतिहासिक काल भी कहते हैं। तो ये आप नाम याद रखें। आपको पूछा जा सकता है पौराणिक काल किसे कहते हैं, ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। और साथ ही साथ कांस्य युग भी कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल को, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए
देखिए इस काल के जो है महत्वपूर्ण तथ्य जो है हम देखेंगे और साथ ही साथ धार्मिक ग्रंथों के बारे में चर्चा करेंगे कि कहाँ से क्या साक्ष्य मिले। ठीक है, तो इस काल की जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं दोस्तों उन पर चर्चा करेंगे और सभी धार्मिक ग्रंथों के बारे में जहाँ से साक्ष्य मिले हैं सभी की चर्चा करेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा दोस्तों, और साथ ही साथ आप नोट करते हुए भी चलें। ठीक है, देखिए इस काल के महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो पहला है, देखिए इस काल में पुरातात्विक साक्ष्य व लिखित साक्ष्य प्राप्त हैं लेकिन पढ़े नहीं जा सके। ठीक है, मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि आद्य ऐतिहासिक काल ऐसा काल है जहां पर पुरातात्विक साक्ष्य और लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए लेकिन जो है इनको पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक देखिए दोस्तों, अगला बिंदु जो है इस काल के लोगों को दोस्तों लोहा यानी कि आपका तांबा ताम्र धातु, कृषि पशुपालन तथा ग्रामीण नगरीय सभ्यता से परिचित होने के साक्ष्य मिलते हैं। जैसे आपका बहादुराबाद से प्राप्त ताम्र संचय, मलारी तथा रामगंगा की घाटी से विभिन्न सामग्रियों के साथ प्राप्त महापाषाणी जो है शवाधान अवशेष आदि। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि इस काल में लोगों को दोस्तों लोहे और तांबे की धातुओं का ज्ञान हो गया था। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों कृषि पशुपालन और ग्रामीण नगरीय सभ्यता से वो क्या हो गए थे, लोग परिचित हो गए थे। ठीक है, और इसके साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, इसके साक्ष्य मिलते हैं बहादुराबाद से प्राप्त ताम्र संचय, मलारी और रामगंगा घाटी से विभिन्न सामग्रियों के साथ जो है ये जो है अवशेष जैसे आपके महापाषाणी शवाधान अवशेष प्राप्त हुए। ठीक है, तो याद रखें कि आद्य ऐतिहासिक काल में दोस्तों लोगों को जो है लोहा तांबा जो है इन धातुओं का ज्ञान हो गया। ठीक है, साथ ही साथ कृषि पशुपालन वो लोग करने लगे और साथ ही साथ ग्रामीण नगरीय सभ्यता से वो परिचित होने लगे। और इसके साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, इसके साक्ष्य मिलते हैं बहादुराबाद से प्राप्त ताम्र संचय। ठीक है, ये बहादुराबाद हरिद्वार, ठीक है, वहाँ से ताम्र संचय और मलारी और रामगंगा घाटी से विभिन्न सामग्रियों के साथ जो है महापाषाणी शवाधान अवशेष मिले हैं। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखेंगे। चलिए आगे बात करें दोस्तों, तो आगे है उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख। ठीक है, याद रखेंगे और हर पॉइंट दोस्तों एग्जाम परीक्षा की दृष्टि से हर पॉइंट को बनाया गया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। देखिए उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख दोस्तों, उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद से प्राप्त होता है। ठीक है, याद रखेंगे ऋग्वेद। ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस वेद में हुआ, यानी कि उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस वेद में है, तो यह आपका ऋग्वेद में। ठीक है, और उत्तराखंड के लिए जो है ऋग्वेद में क्या कहा गया है, देखिए उत्तराखंड को ऋग्वेद में कहा गया है देवभूमि एवं मनीषियों की पूर्ण भूमि। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है दोस्तों, इसलिए आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, कि उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख जो है हमें ऋग्वेद से प्राप्त होता है। और ऋग्वेद में दोस्तों उत्तराखंड के लिए क्या है, उत्तराखंड को क्या कहा गया है, उत्तराखंड को कहा गया है देवभूमि एवं मनीषियों की पूर्ण भूमि। ठीक है, याद रखेंगे किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड को देवभूमि एवं मनीषियों की भूमि जो है किस वेद में कहा गया है। ठीक है, ऋग्वेद में कहा गया है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। क्लियर है, आगे चलें, अगले फैक्ट पर चलें। देखिए अगला है ऐत्रेय ब्राह्मण। ठीक है, तो देखिए इससे पहले हमने क्या देखा, उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख हमने ऋग्वेद में देखा। ठीक है, अब देखिए ऐत्रेय ब्राह्मण में जो है उत्तराखंड क्षेत्र को क्या कहा गया है। ठीक है, याद रखें ऐत्रेय ब्राह्मण में दोस्तों उत्तराखंड क्षेत्र को क्या कहा गया है, उत्तर कुरु कहा गया है। ठीक है, याद रखें कई बार पूछा है। ठीक है, तो किस ब्राह्मण ग्रंथ में उत्तराखंड को उत्तर कुरु कहा गया है पूछा जाता है, तो ऐत्रेय ब्राह्मण में। ठीक है, याद रखें इसको। तो ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तराखंड को उत्तर कुरु शब्द से संबोधित किया है। ठीक है, इसको याद रखें। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है दोस्तों स्कंद पुराण। ठीक है, तो देखिए स्कंद पुराण से हमें क्या मिलता है, देखिए स्कंद पुराण में 5 हिमालयी खंडों का उल्लेख है। तो आपको सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस पुराण में 5 हिमालयी खंडों का उल्लेख है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, स्कंद पुराण। ठीक है, और 5 खंड कौन कौन से हैं, 5 हिमालयी खंड, देखिए पहला है नेपाल, दूसरा मानस खंड, तीसरा केदार खंड, चौथा जालंधर, पांचवा कश्मीर। ठीक है, 5 जो है हिमालयी खंडों का उल्लेख है स्कंद पुराण में, आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है क्वेश्चन।
ठीक है। आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निम्न में कौन जो है 5 हिमालयी खंडों में नहीं है निम्न में, तो ये आपको पूछा जा सकता है, इसलिए इसको याद रखें। नेपाल, मानसखंड, केदारखंड, जालंधर और कश्मीर, तो ये 5 हिमालयी खंडों का उल्लेख है स्कंद पुराण में, ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका मानसखंड और केदारखंड, ठीक है, ये दो कहाँ हैं, ये हैं उत्तराखंड में, ठीक है। मानसखंड यानी कि आपका कुमाऊं क्षेत्र, ठीक है, और केदारखंड आपका गढ़वाल क्षेत्र, ठीक है। ये गढ़वाल क्षेत्र हो गया, ये कुमाऊं क्षेत्र हो गया, ठीक है। तो देखिए कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र जो है इस जो है 5 हिमालयी खंडों में उल्लेख है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या उल्लेख किया गया है, ये चीज़ें आप याद रखें। 5 हिमालयी खंड कौन कौन से हैं, ठीक है। इसमें 2 जो खंड हैं वो हैं हमारे कुमाऊं और गढ़वाल, ठीक है। क्लियर हो गया, याद रखेंगे इसको। और उसके साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर देखिए माया क्षेत्र हरिद्वार, इनके कहने का मतलब है जो आपका मानस खंड है और जो केदार खंड है, ठीक है। तो इनको दोस्तों यहाँ पर देखिए माया क्षेत्र हरिद्वार से लेके हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को क्या कहते हैं, केदार खंड कहते हैं। और नंदा देवी पर्वत से कालगिरी तक के क्षेत्र को क्या कहते हैं, मानस खंड कहते हैं, यानी कि कुमाऊं क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। तो देखिए गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र दो आपको याद रखने हैं, ये जितने भी फैक्ट आ रहे हैं इनको याद रखने हैं, ठीक है। यहीं से आपको याद हो जाएगा कि स्कंद पुराण में 5 हिमालयी खंडों का उल्लेख है, नेपाल, मानसखंड, केदारखंड, जालंधर और कश्मीर। इसमें से 2 जो है हमारे कुमाऊं और गढ़वाल, इनके हमारा उत्तराखंड है। तो इसमें उत्तराखंड को जो है दोस्तों गढ़वाल क्षेत्र को केदारखंड कहा गया है और कुमाऊं क्षेत्र को मानसखंड कहा गया है, ठीक है। और हरिद्वार से लेके इनकी माया क्षेत्र हरिद्वार से लेके हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को केदारखंड कहा गया है और नंदा देवी पर्वत से लेके कालगिरी तक के क्षेत्र को मानसखंड यानी कि कुमाऊं क्षेत्र कहा गया है, ठीक है। इसको याद रखेंगे। और इन दोनों जो खंड हैं, इन दोनों खंडों की विभाजन रेखा पर स्थित है नंदा देवी पर्वत, ठीक है। इसको भी आप याद रखेंगे। नंदा देवी जो पर्वत है दोस्तों, ये इन दोनों खंडों यानी कि आपका मानसखंड और केदारखंड, इन दोनों खंडों की विभाजन रेखा पर ये जो है स्थित है आपका नंदा देवी पर्वत, ठीक है। इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो स्कंद पुराण से क्या क्या हमें प्राप्त हुआ ये आप नोट कर लें, ठीक है। क्लियर है? तो क्लियर है दोस्तों, क्योंकि स्कंद पुराण दोस्तों, स्कंद पुराण में आप याद रखेंगे कि स्कंद पुराण में क्या क्या कहा गया है उत्तराखंड को, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, तो इसलिए इसको अच्छे से आप याद रखेंगे, ठीक है। मेरा प्रयास रहता है दोस्तों कि मैं आपको जो है आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूं और आप जो है इन चीज़ों को याद हो जाए आपको। और साथ ही साथ दोस्तों आने वाले एग्जाम में दोस्तों आपके कई सारे एग्जाम होने वाले हैं, तो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। चलिए, तो क्लियर हो गया स्कंद पुराण, आगे चलते हैं। अगला जो देखते हैं दोस्तों पुराण। अब देखिए पुराणों में उत्तराखंड को क्या कहा गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है, याद रखेंगे। पुराणों में मानसखंड और केदारखंड के संयुक्त क्षेत्र को क्या कहते हैं, कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो याद रखेंगे मानसखंड और केदारखंड, ठीक है। मानसखंड क्या बताया मैंने आपको, मानसखंड कुमाऊं, ठीक है, और केदारखंड आपका गढ़वाल क्षेत्र, ठीक है, कुमाऊं क्षेत्र और गढ़वाल क्षेत्र। तो देखिए इसके संयुक्त क्षेत्र को, ठीक है, यानी कि कुमाऊं और गढ़वाल के संयुक्त क्षेत्र को पुराणों में क्या कहा गया है, ठीक है, नाम जरूर याद रखें। देखिए उत्तरखंड, ब्रह्मपुर, खसदेश, ठीक है, याद रखें इसको कि पुराणों में मानसखंड यानी कि कुमाऊं क्षेत्र और गढ़वाल क्षेत्र यानी कि केदारखंड के संयुक्त क्षेत्र को क्या कहा गया है, उत्तरखंड, ब्रह्मपुर और खसदेश। ये जरूर याद रखें दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको सीधे पूछा जा सकता है कि पुराणों में मानसखंड और केदारखंड के संयुक्त क्षेत्र को निम्न में से क्या कहते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, उत्तरखंड कहते हैं, ब्रह्मपुर कहते हैं और खसदेश कहते हैं। क्लियर है? तो पुराणों में याद रखेंगे, ठीक है। चलो अगला है दोस्तों बौद्ध साहित्य। तो देखिए बौद्ध साहित्य से हमें क्या मिलता है। देखिए बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड के लिए जो है उत्तराखंडी क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। देखिए बौद्ध साहित्य के पाली भाषा वाले ग्रंथों में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए जो है हिमवंत, याद रखें, हिमवंत शब्द का प्रयोग किया है।
ठीक है, आपको पूछा जा सकता है कि बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड क्षेत्र को क्या कहा गया है। ठीक है, तो बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड क्षेत्र को कहा गया है हिमवंत। ठीक है दोस्तों, हिमवंत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको। हिमवंत जो है दोस्तों कई बार पूछा है। ठीक है, कि उत्तराखंड क्षेत्र को हिमवंत जो है किस में कहा गया है, इनकी बौद्ध साहित्य की पाली भाषा वाले ग्रंथों में कहा गया है, याद रखेंगे। क्लियर है बौद्ध साहित्य। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, धार्मिक ग्रंथों की बात चल रही है। ठीक है, तो धार्मिक ग्रंथों से क्या क्या हमें प्राप्त हुआ देखिए। उसके बाद हम बात करेंगे गढ़वाल क्षेत्र की। ठीक है, तो सबसे पहले हम गढ़वाल क्षेत्र में देखेंगे कहाँ से क्या क्या हमें उत्तराखंड के बारे में मिला है। देखिए, गढ़वाल क्षेत्र की बात करें तो गढ़वाल क्षेत्र को वैदिक काल में क्या कहते थे, याद रखें इसको, क्वेश्चन फॉर्म में है सारे टॉपिक। ठीक है, इनको आप साथ ही साथ दोस्तों याद करते हुए चलें। गढ़वाल क्षेत्र को जो है वैदिक काल में क्या कहते हैं, वैदिक काल में गढ़वाल क्षेत्र को क्या कहते हैं, हिमवत। ठीक है, इनकी गढ़वाल क्षेत्र को वैदिक काल में क्या कहते थे, हेमवत। ठीक है, और महाभारत में क्या कहते हैं गढ़वाल क्षेत्र को, तो गढ़वाल क्षेत्र को दोस्तों महाभारत में क्या कहा गया, उत्तर कुरु। ठीक है, और उसके बाद देखिए गढ़वाल क्षेत्र को पुराण काल में क्या कहा गया, पुराणों में कहा गया केदारखंड। ठीक है, याद रखेंगे इसको। ठीक है, और गढ़वाल क्षेत्र को पुराणोत्तर काल में क्या कहा गया, तो पुराणोत्तर काल में गढ़वाल क्षेत्र को कहा गया केदार मंडल, बद्रिका क्षेत्र, तपोभूमि, किरात मंडल। ठीक है, ये नाम जरूर याद रखेंगे आप। ठीक है, क्वेश्चन दोस्तों किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, तो आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए गढ़वाल क्षेत्र की बात करें तो गढ़वाल क्षेत्र को वैदिक काल में हेमवत कहते हैं। ठीक है, महाभारत में गढ़वाल क्षेत्र को उत्तर कुरु, पुराण काल में केदारखंड और पुराणोत्तर काल में केदार मंडल, बद्रिका क्षेत्र और तपोभूमि और किरात मंडल। ठीक है दोस्तों, इनको सभी को आपने याद रखना है गढ़वाल क्षेत्र के। ठीक है, चलिए अब गढ़वाल क्षेत्र से चर्चा करते हैं। देखिए कालांतर में जो है इस क्षेत्र में 52 गढ़ों को जो है पवार शासक अजयपाल द्वारा विजित कर देने के बाद गढ़वाल नाम प्रयुक्त होने लगा। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, गढ़वाल क्षेत्र में दोस्तों कालांतर में इस क्षेत्र में कितने गढ़ थे पूछा जाता है, 52 गढ़ थे। इन 52 गढ़ों को या पहाड़ी किले कह सकते हैं, तो इन 52 गढ़ों को दोस्तों किसने जीता था, अजयपाल ने। ठीक है, ये भी याद रखें, अजयपाल ने जीता था और विजिट कर लेने के बाद जो है गढ़वाल नाम प्रयुक्त होने लगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो गढ़वाल क्षेत्र का हमने वैदिक काल में नाम देखा, महाभारत काल में नाम देखा गढ़वाल क्षेत्र का, पुराण काल में देखा। ठीक है, उसके बाद कालांतर में दोस्तों 52 गढ़ों की इनकी जो पहाड़ी किले हैं उन पर विजिट करने के बाद अजयपाल ने विजिट किया था, यानी कि अजयपाल ने जीता था 52 गढ़ों को, और उसके बाद दोस्तों गढ़वाल नाम जो है पड़ा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगला पॉइंट है गढ़ों का निर्माण जो है दोस्तों गढ़वाल क्षेत्र की बहुत प्राचीन विशेषता रही है। ठीक है, याद रखेंगे इसको भी, पॉइंट को भी साथ साथ, कि जो गढ़वाल है, गढ़वाल क्षेत्र जो है दोस्तों गढ़ों यानी कि किलों के निर्माण के लिए जो है बहुत प्राचीन जो है विशेषता रखता है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों ऋग्वेद में वर्णित है कि जो गढ़वाल क्षेत्र है इस क्षेत्र के असुर राजा संबर, नाम याद रखें, संबर के 100 गढ़ों या 100 किलों को देवराज इंद्र और सुदास ने नष्ट कर दिया था। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है दोस्तों। ठीक है, ऋग्वेद में वर्णित है। ठीक है, वेद 4 होते हैं, आप सभी जानते हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद में क्या वर्णित है कि जो गढ़वाल क्षेत्र है इस गढ़वाल क्षेत्र में असुर राजा संबर के 100 किलों को जो है देवराज इंद्र और सुदास के द्वारा जो है नष्ट किया गया था। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो दोस्तों हम ऐसे ही आगे चलते रहेंगे, और साथ ही साथ दोस्तों मेरा प्रयास रहता है कि आप लोगों को जो है अच्छा कंटेंट मैं दूं। ठीक है, आप एक बार जो है प्रागैतिहासिक काल को जरूर देखें, और आज जो है आद्य ऐतिहासिक काल अगर आप अच्छे से देखते हैं तो आपको और कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों, कुछ इतिहासकारों का मत है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, आपको एक इतिहासकार पूछ देंगे। ठीक है, और पूछ देंगे कि यहाँ पर जो है इन इतिहासकारों का क्या मत था। ठीक है, तो देखिए इतिहासकार कौन कौन से हैं, इनके नाम याद रखें। पहला है हरि राम धस्माना, दूसरा भजन सिंह,
तीसरा डॉक्टर शिवानंद नौटियाल। ये 3 जो इतिहासकार रहे, इन इतिहासकारों का क्या मत है? तो इतिहासकारों का मत है दोस्तों कि ऋग्वेद में जिस सप्त सिंधु प्रदेश, ये सप्त सिंधु देश का उल्लेख है, वह जो है क्या है? गढ़भूमि यानी कि गढ़वाल ही है। ठीक है, याद रखें दोस्तों, इन तीनों इतिहासकारों ने क्या कहा कि जो ऋग्वेद में जो सप्त सिंधु देश है, उसका उल्लेख वह जो है गढ़भूमि गढ़वाल को ही मानते हैं। ठीक है, तो आगे देख लीजिए, इसमें गढ़वाल क्षेत्र के बद्रीनाथ के पास स्थित गणेश गुफा, नारद गुफा, मुचकुंद गुफा, व्यास गुफा एवं स्कंद आदि गुफाओं में ही वैदिक ग्रंथों की रचना की गई थी। ऋग्वेद में वर्णित सरस्वती नदी का संबंध भी यहीं से है। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है कि गढ़वाल में दोस्तों, गढ़वाल क्षेत्र में दोस्तों बद्रीनाथ के पास, ये आपको कभी पूछा जाता होगा कि गणेश गुफा कहाँ है, नारद गुफा कहाँ है, मुचकुंद गुफा कहाँ है, व्यास गुफा कहाँ है, तो याद रखें इसको, स्कंद गुफा कहाँ है। ये सारी गुफा दोस्तों बद्रीनाथ के पास में स्थित हैं, चमोली में। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, तो इन 3 इतिहासकारों ने दोस्तों अपना मत दिया कि ऋग्वेद में जो जिस सप्त सिंधु देश का उल्लेख है, वह गढ़भूमि गढ़वाल ही है, इनका मत था। और नीचे आपको मैंने बता दिया कि गढ़वाल क्षेत्र में बद्रीनाथ के पास जो है, जो ये गुफाएं थी, यहाँ पर दोस्तों इन गुफाओं में वैदिक ग्रंथों की रचना हुई थी। ठीक है, आपका गणेश गुफा, नारद गुफा, मुचकुंद गुफा, व्यास गुफा और स्कंद गुफा में दोस्तों वैदिक जो है ग्रंथों की रचना की गई थी। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी याद रखें दोस्तों कि ऋग्वेद में वर्णित जो सरस्वती नदी है, उसका संबंध भी कहाँ से है? यहीं से है। कहाँ से? गढ़वाल से। ठीक है, क्लियर है? इसको याद रखेंगे। तो 3 जो है इतिहासकारों का नाम याद रखें, आपको किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए देखिए, आगे बात करते हैं दोस्तों टिहरी गढ़वाल में हिमयाण पट्टी में विशोन नामक पर्वत। ठीक है, आपने याद रखना है कि टिहरी गढ़वाल में क्या है? हिमयाण पट्टी है। ठीक है, हिमयाण पट्टी। तो हिमयाण पट्टी में विशोन पर्वत है। क्या है? विशोन पर्वत। नाम याद रखें इसका, क्या है? विशोन। तो देखिए दोस्तों, इस विशोन पर्वत में 3 गुफा, इनकी गुफा कुंड आश्रम है। ये कई बार पूछा जाता है। ठीक है, किस पर्वत पर है और कहाँ है? ठीक है, आपको पूछा जा सकता है, तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, पट्टी भी पूछी जा सकती है आपको। ठीक है, हिमयाण पट्टी। ठीक है, टिहरी में पड़ता है हिमयाण पट्टी। ठीक है, तो हिमयाण पट्टी में है आपका विशोन नामक पर्वत। ठीक है, इस विशोन नामक पर्वत पर आपका वशिष्ठ गुफा है, वशिष्ठ कुंड है और वशिष्ठ आश्रम है। ठीक है, ये तीनों आपने याद रखने हैं। ठीक है, तीनों आपका, क्योंकि यहाँ ऐसा माना जाता है दोस्तों कि वशिष्ठ मुनि और उनकी पत्नी जो है, उन्होंने यहाँ निवास किया था, तो इसीलिए इनका नाम जो है वशिष्ठ कुंड, वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड और वशिष्ठ आश्रम पड़ गया। ठीक है, तो याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? देखिए, पहला याद रखना है कि जो विशोन पर्वत है वो कहाँ है। ठीक है, तो विशोन पर्वत दोस्तों ये हिमयाण पट्टी में दोस्तों टिहरी में है। ठीक है, सीधे याद रखें, टिहरी गढ़वाल में है विशोन नामक पर्वत। इस विशोन नामक पर्वत पर 3 जो है आपकी क्या है? वशिष्ठ गुफा है, वशिष्ठ कुंड है और वशिष्ठ आश्रम। तो ये पूछा जाता है कि वशिष्ठ कुंड, कई बार पूछा गया है, वशिष्ठ कुंड कहाँ स्थित है, वशिष्ठ गुफा कहाँ स्थित है। पर्वत नहीं पूछा है आपको। अगर पूछा जाता है वशिष्ठ गुफा कहाँ है, तो ये है टिहरी में। ठीक है, वशिष्ठ कुंड कहाँ है? टिहरी में है। वशिष्ठ आश्रम कहाँ है? टिहरी में है। ठीक है, अगर पर्वत की बात आएगी तो ये तीनों कहाँ हैं? तीनों पर्वत हैं विशोन पर्वत पर स्थित हैं। ठीक है, विशोन नामक पर्वत पर। क्लियर है? यहाँ से क्लियर हो गया। इतने क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। बात करें दोस्तों, ऐसा माना जाता है, देखिए ऐसा माना जाता है कि राम के वनवास चले जाने पर वशिष्ठ मुनि और उनकी पत्नी अरुंधति ने यहीं जो है निवास किया था। ठीक है, ये फैक्ट भी याद रखेंगे। ठीक है, तभी आपको याद रहेगा, वशिष्ठ मुनि और उनकी पत्नी अरुंधति ने जो है यहाँ निवास किया था। कहाँ किया था? विशोन नामक पर्वत पर, जहाँ हमें मिले वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड और वशिष्ठ आश्रम। ठीक है, ये तीनों कहाँ हैं? ये हैं टिहरी में। ठीक है, ये याद रखेंगे, आपको जो है एक एक करके जो है इनको याद रखना है और पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पर टिहरी गढ़वाल का हमें विशोन पर्वत
ये देख लिया। अगर पट्टी पूछी जाती है तो ये तीनों जो है दोस्तों किस पट्टी में है, अगर आपको पूछा जाता है तो ये है आपका हिमयाण पट्टी में। ठीक है, तो हिमयाण पट्टी भी याद रखें, विश्वन नामक पर्वत याद रखें। ठीक है, गुफा, कुंड और आश्रम तीनों याद रखें। ठीक है, और कहाँ है, टिहरी गढ़वाल में है, इसको भी याद रखें। ठीक है, चलिए अगला फैक्ट देखेंगे दोस्तों। गढ़वाल क्षेत्र की बात हम कर रहे हैं, तो गढ़वाल क्षेत्र के देवप्रयाग की शीतोनस्यु पट्टी, फिर आपका एक पट्टी आ गई। ठीक है, पहले आपने क्या पढ़ा, हिमयाण पट्टी पढ़ा टिहरी गढ़वाल में। ठीक है, अब आ गया आपका देवप्रयाग की शीतोनस्यु पट्टी। नाम याद रखें, शीतोनस्यु पट्टी इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि सीता दोस्तों, सीता जी पृथ्वी में जो है यहीं समाई थी। ठीक है, देवप्रयाग की शीतोनस्यु पट्टी में। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ सीता जी पृथ्वी में समाई थी, पहला फैक्ट। दूसरा, इसी कारण यहाँ प्रत्येक वर्ष मनसार मेला लगता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दो फैक्ट पहले याद रखें। पहला याद रखें कि शीतोनस्यु पट्टी कहाँ है, तो ये है आपका देवप्रयाग में। ठीक है, और इस पट्टी में दोस्तों आपका सीता जी ने जो है यहाँ पर क्या किया था, पृथ्वी में समाधि ली थी। ठीक है, और इसी समाधि करा मैं, समाई थी। ठीक है, इसी कारण यहाँ दोस्तों प्रत्येक वर्ष जो है मनसार मेला लगता है। आपको पूछा जा सकता है कि मनसार मेला कहाँ लगता है। ठीक है, तो मनसार मेला दोस्तों कहाँ लगता है, देवप्रयाग के शीतोनस्यु पट्टी में लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि यहाँ से सीता जी जो है पृथ्वी में समाई थी। ठीक है, क्लियर हो गया, इतना याद रखें। और यहाँ पर देवप्रयाग की बात करें तो देवप्रयाग दोस्तों यहाँ भगवान राम का एक मंदिर है देवप्रयाग में। ऐसी मान्यता है कि भगवान राम ने अंतिम समय में यहाँ तपस्या की थी। आपको पूछा जाता है कि उत्तराखंड के किस स्थान में जो है भगवान राम ने अपने अंतिम समय में तपस्या की थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देवप्रयाग। क्लियर है, और साथ ही साथ सीता जी पृथ्वी में समाई थी, कहाँ समाई थी, तो देवप्रयाग की शीतोनस्यु पट्टी में। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। और इसी कारण दोस्तों इस पट्टी में, इस शीतोनस्यु पट्टी में दोस्तों प्रत्येक वर्ष जो है मनसार मेला लगता है। ठीक है, क्लियर है, ये मनसार मेला आप जरूर याद रखें। ठीक है, चल क्लियर हो गया, देवप्रयाग का हमने क्लियर कर दिया। ठीक है, यहाँ से क्या क्या हमें मिला। ठीक है, चल उसके बाद देखते हैं दोस्तों तपोवन। तो तपोवन आप सभी जानते हैं, तपोवन से क्या मिला, तपोवन से उत्तराखंड का देखिए लक्ष्मण जी ने इसी स्थान पर तपस्या की थी और इसीलिए इसे तपोवन कहा जाता है। तो आप याद रखें दोस्तों, राम ने कहाँ तपस्या की और लक्ष्मण ने कहाँ तपस्या की अपने अंतिम समय में, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो लक्ष्मण जी ने अपने अंतिम समय में कहाँ तपस्या की, तपोवन में। ठीक है, और राम जी ने जो है दोस्तों, राम जी ने अपने अंतिम समय में कहाँ तपस्या की, अभी मैंने आपको बताया कहाँ तपस्या की अंतिम समय में, देवप्रयाग में। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, पूछे जा सकते हैं। ठीक है, यानी कि लक्ष्मण जी ने अपने अंतिम समय में कहाँ तपस्या की, तपोवन में, और राम जी ने अपने अंतिम समय में तपस्या कहाँ की, देवप्रयाग में। ठीक है, क्लियर हो गया। चल आगे चलते दोस्तों, रामायण कालीन दोस्तों बाणासुर का भी जो है राज्य इसी गढ़वाल क्षेत्र में था और इसकी राजधानी कहाँ थी, ज्योतिषपुर, जोशीमठ। ठीक है, तो याद रखें रामायण कालीन जो है बाणासुर का भी राज्य दोस्तों इसी गढ़वाल क्षेत्र में था। ठीक है, और इस बाणासुर का भी राज्य जो है इसी गढ़वाल क्षेत्र में था और इसकी राजधानी कहाँ थी, ये पूछा जाता है। ठीक है, बाणासुर की राजधानी कहाँ है, पूछी जाती है। ठीक है, तो बाणासुर की राजधानी थी ज्योतिषपुर। ठीक है, जिसे हम जोशीमठ कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा बाणासुर की राजधानी कहाँ है, ज्योतिषपुर पूछा जा सकता है या जोशीमठ, दोनों को याद रखना है। ठीक है, और दोस्तों ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, रामायण कालीन बाणासुर का भी राज्य जो है गढ़वाल क्षेत्र में था और बाणासुर की राजधानी कहाँ थी, ज्योतिषपुर, जिसको हम जोशीमठ से नाम से जानते हैं, जोशीमठ थी। ठीक है, इसको याद रखेंगे। क्लियर हो गया। चल उसके बाद देखेंगे दोस्तों महाभारत का वन पर्व। ठीक है, तो दोस्तों महाभारत का वन पर्व में क्या क्या हमें उत्तराखंड का जो है साक्ष्य मिले, क्या क्या उत्तराखंड के बारे में हमें जानकारी मिलती है। देखिए महाभारत का वन पर्व दोस्तों, पहला पॉइंट लेंगे हरिद्वार से केदारनाथ भृंगतुंग तक जो है
की यात्रा में पड़ने वाले स्थानों का वर्णन मिलता है। किसमें? महाभारत के वन पर्व में। ठीक है, तो याद रखें हरिद्वार से लेके केदारनाथ, केदारनाथ को क्या कहते हैं? भृंग तुंग कहते हैं। ठीक है, तो हरिद्वार से केदारनाथ तक की यात्रा में पड़ने वाले स्थानों का वर्णन मिलता है महाभारत के वन पर्व में। ठीक है, इसको याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट देखिए, बद्रीनाथ का भी इसमें उल्लेख मिलता है, यानी कि बद्रीनाथ की भी चर्चा की गई है किसमें? महाभारत के वन पर्व में। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखेंगे, तीसरा है इसी पर्व में लोमस ऋषि के साथ पांडवों के इस क्षेत्र में आने का उल्लेख मिलता है। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है, ठीक है, कि किस पर्व में लोमस ऋषि के साथ पांडवों के गढ़वाल क्षेत्र में आने का उल्लेख मिलता है? तो आपका आंसर रहेगा महाभारत का वन पर्व। क्लियर है? अगला पॉइंट देखिए, मान्यता है कि कुंती व द्रौपदी सहित जो है पांडव यहीं से स्वर्गलोक गए थे। ठीक है, याद रखें मैंने यहाँ पर आपको मेंशन भी किया है, कहाँ से गए स्वर्गलोक पूछा जाता है तो चमोली के माणा गांव से माना जाता है कि जो पांडव हैं वो यहीं से स्वर्ग को गए थे। ठीक है, याद रखें ये आपका जो है इसको याद रखेंगे, चमोली का माणा गांव। ठीक है, तो इतने फैक्ट आपको महाभारत के वन पर्व से याद रखने हैं। ठीक है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, पहला पॉइंट देखिए, हरिद्वार से केदारनाथ भृंगतुंग तक की यात्रा में पड़ने वाले जितने भी स्थान हैं उनका वर्णन यहाँ मिलता है महाभारत के वन पर्व में। दूसरा, यहाँ पर बद्रीनाथ की भी चर्चा की गई है महाभारत के वन पर्व में, और इसी पर्व में, इसी महाभारत के वन पर्व में लोमस ऋषि के साथ पांडवों के इस क्षेत्र में आने का उल्लेख मिलता है। और अगला पॉइंट है, मान्यता है कि जो पांडव थे, कुंती व द्रौपदी सहित जो पांडव थे वो यहीं से स्वर्गलोक गए थे, यानी कि चमोली के माणा गांव से स्वर्गलोक गए थे, ऐसा माना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे सारे फैक्ट। अगला पॉइंट है दोस्तों, महाभारत के वन पर्व के अनुसार उस समय गढ़वाल क्षेत्र में पुलिंद कुड़िंद एक किरात जातियों का आधिपत्य था। उस समय पुलिंद राजा जो है सुबाहु की राजधानी कहाँ थी? श्रीनगर थी। ठीक है, और सुबाहु ने पांडवों की ओर से युद्ध में भाग लिया था। ठीक है, तो फिर एक आपका फैक्ट जो है आपके वन पर्व से है। ठीक है, ठीक है, तो वन पर्व से आपने एक चीज और याद रखनी है, महाभारत के वन पर्व के अनुसार दोस्तों उस समय गढ़वाल क्षेत्र में किसका जो है आधिपत्य था? पुलिंद या कुड़िंद एवं किरात जातियों का उस समय क्या था? आधिपत्य था गढ़वाल क्षेत्र में। ठीक है, और पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी कहाँ थी? श्रीनगर थी। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा है दोस्तों कि पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी कहाँ स्थित है? तो आंसर आपका राइट रहेगा, श्रीनगर में है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो, अगला फैक्ट है देखिए, प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र में दो विद्यापीठ थे। ठीक है, इनका नाम आपने सुना होगा कि गढ़वाल क्षेत्र में दो विद्यापीठ थे प्राचीन काल में। कौन कौन से थे दो विद्यापीठ? ठीक है, पहला था आपका बद्रिका आश्रम, दूसरा था कड़वाश्रम। ठीक है, याद रखें कड़वाश्रम और बद्रिकाश्रम दो विद्यापीठ थे गढ़वाल क्षेत्र में प्राचीन काल में। ठीक है, इनके फैक्ट एक बार पढ़ लेते हैं, फिर इस पर जो है बात करेंगे। देखिए बात करें आपका कड़वाश्रम की। ठीक है, तो कड़वाश्रम की दोस्तों ये मालनी नदी के तट पर स्थित है। पहला आपने फैक्ट याद रखना है कि कड़वाश्रम जो है दोस्तों कहाँ स्थित है? ये मालनी नदी के तट पर स्थित है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कड़वाश्रम दोस्तों किस नदी के तट पर स्थित है? तो नाम याद रखेंगे, मालनी नदी के तट पर स्थित है कड़वाश्रम। ठीक है, बात करें दूसरे फैक्ट की, याद रखें दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग के कारण विशेष रूप से प्रसिद्ध है। ठीक है, यानी कि कड़वाश्रम दोस्तों दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग के कारण आप सभी जानते हैं विशेष रूप से प्रसिद्ध है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला फैक्ट, इसी आश्रम में चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म हुआ था और जिसके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। बात करें तीसरा फैक्ट क्या है कड़वाश्रम से? तीसरा फैक्ट है कि महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है, ये रचना याद रखेंगे, महाकाव्य जो है की रचना दोस्तों इसी कड़वाश्रम में की थी। ठीक है, तो क्लियर हो गया? तो दोस्तों इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं। और वर्तमान में जो है इस स्थान को दोस्तों क्या कहते हैं? इस कड़वाश्रम को जो है
वर्तमान समय में क्या कहते हैं, चौका घाट। ठीक है, ये भी कई बार पूछा है, इसलिए आपको याद रखना है चौका घाट। तो चौका घाट जो है वर्तमान नाम है इसका। ठीक है, वर्तमान में इस स्थान को जो है क्या कहते हैं, कड़वाश्रम वाला जो क्षेत्र है इसको चौका घाट कहते हैं। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे चौका घाट। तो कितने फैक्ट आपको याद रखने हैं, 2 विद्यापीठ थे। ठीक है, बद्रिकाश्रम और कड़वाश्रम, यानी कि गढ़वाल क्षेत्र में प्राचीन काल में 2 विद्यापीठ थे, बद्रिकाश्रम और कड़वाश्रम। ठीक है, और कड़वाश्रम में मैंने आपको बता दिया कि कड़वाश्रम जो है मालिनी नदी के तट पर स्थित है। दूसरा, दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग के कारण जो है ये विशेष रूप से प्रसिद्ध है। और इसी आश्रम में आप जानते हैं चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म हुआ, और जिनके नाम पर जो है हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ठीक है, तो याद रखें शकुंतला। ठीक है, शकुंतला कौन थी, शकुंतला दोस्तों विश्वामित्र और मेनका की पुत्री थी। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों महाकवि कालिदास का इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जा सकता है कि महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना कहाँ की थी। ठीक है, तो आपका आंसर रहेगा कड़वाश्रम में की। ठीक है, क्लियर है, इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं। और एक चीज़ और आप याद रखना, यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। ठीक है, ये कड़वाश्रम के सारे फैक्ट जो हैं इसको आप नोट कर लें। बद्रिकाश्रम की बात करें दोस्तों, तो बद्रिकाश्रम दोस्तों इसकी बात करें बद्रिकाश्रम की, तो बद्रिकाश्रम में जो है दोस्तों कौस्तुकी ब्राह्मण में जो है कौस्तुकी ब्राह्मण ग्रंथ में बद्रिकाश्रम में जो है वाग देवी का निवास स्थान बताया गया। ठीक है, याद रखें बद्रिकाश्रम में जो है दोस्तों वाग देवी का निवास स्थान बताया गया। सीधे आप याद रखें वाग देवी का निवास बताया गया। ठीक है, वाग देवी का निवास। ठीक है, ऐसे याद रखें। क्लियर है, तो सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो 2 विद्यापीठ थे मैंने बता दिया, बद्रिकाश्रम और कड़वाश्रम, इनके सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। मालिनी नदी, अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है, दुष्यंत और शकुंतला प्रेम प्रसंग, और चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म भी यहीं हुआ। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। और कड़वाश्रम को दोस्तों वर्तमान में इसे चौका घाट कहते हैं, तो ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो आगे चलते हैं। अगला है दोस्तों फैक्ट आपका, ये है केदार खस मंडले शब्द। तो देखिए दोस्तों केदार खस मंडले शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है ये देखते हैं। ठीक है, तो केदार खस मंडले शब्द में दोस्तों धार्मिक ग्रंथों में इस शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, यानी कि जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें एक शब्द का प्रयोग किया गया है केदार खस मंडले। तो इस शब्द का प्रयोग किया गया है, क्या इसका मतलब है, देखिए इस शब्द के अनुरूप जो है केदारखंड को खस प्रदेश का पर्यायवाची माना है। ठीक है, याद रखें इस शब्द के अनुरूप, इस केदार खस मंडले शब्द के अनुरूप दोस्तों केदारखंड यानी कि आपका गढ़वाल मंडल, जो गढ़वाल क्षेत्र है उसको खस प्रदेश का पर्यायवाची माना गया है। ठीक है, याद रखेंगे। दूसरा, विद्वानों का मत है कि प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र में खस जाति के लोग जो हैं सशक्त थे। खसों के समय गढ़वाल क्षेत्र में बौद्ध मत का प्रचार प्रसार अधिक हुआ था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि किसके समय में गढ़वाल क्षेत्र में बौद्ध मत का प्रचार प्रसार हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, कई एग्जाम में मैंने देखा है। ठीक है, तो याद रखेंगे किसके समय में, तो खसों के समय में। तो खसों के समय में गढ़वाल क्षेत्र में बौद्ध मत का प्रचार प्रसार अधिक हुआ था। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। केदार खस मंडले शब्द का मतलब क्या हो गया, इस शब्द के अनुरूप जो है जो गढ़वाल क्षेत्र है, ठीक है, केदारखंड है, उसको खस प्रदेश का पर्यायवाची माना है। ठीक है, क्लियर है। और खस जाति के लोग जो है दोस्तों काफी सशक्त थे उस समय, और खसों के समय दोस्तों गढ़वाल क्षेत्र में क्या हुआ, बौद्ध मत का प्रचार प्रसार अधिक हुआ। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। क्लियर हो गया। तो गढ़वाल क्षेत्र से क्या क्या जानकारी हमें मिली धार्मिक ग्रंथों से, तो उन सभी पर हमने बात की। चलिए अब आगे देखते हैं कुमाऊं क्षेत्र। तो देखिए दोस्तों कुमाऊं क्षेत्र से देखते हैं। ठीक है, कुमाऊं क्षेत्र की बात करें तो पौराणिक ग्रंथों के अनुसार, याद रखें इसको, चंपावत के पास चंपावत नदी के पूर्व में स्थित कच्छप के पीठ की आकृति वाले, याद रखें कच्छप की पीठ की आकृति वाले कांतेश्वर पर्वत, ये पर्वत का नाम याद रखें, कांतेश्वर पर्वत। वर्तमान नाम क्या है, वर्तमान नाम है कांडादेव या कानदेव। पर जो है दोस्तों विष्णु भगवान का कूर्मा या कच्छ अवतार जो है हुआ था।
ठीक है, इस चीज को आप याद रखेंगे। ठीक है, कि विष्णु भगवान का जो कूर्मा अवतार है वो हुआ था आपका। ठीक है, याद रखेंगे। कालांतर में इस पर्वत के नाम पर मानसखंड यानी कि कुमाऊं क्षेत्र, मानसखंड के क्षेत्र को क्या कहा गया? कुमाऊं क्षेत्र को कुर्मांचल कहा गया है। कुर्मांचल शब्द क्या है? ये संस्कृत का शब्द है। ठीक है, कहा जाने लगा। आगे चलकर यही कुर्मांचल शब्द दोस्तों प्राकृत में क्या क्या हो गया? प्राकृत में ये कुमू हो गया और हिंदी में इसको ये क्या हो गया? कुमाऊं हो गया। ठीक है, तो याद रखें जो कुमाऊं क्षेत्र है दोस्तों, इसका नाम कुमाऊं क्षेत्र जो है, और कुमाऊं कैसे पड़ा? ठीक है, उसका इतिहास मैं आपको बता रहा हूं कि पौराणिक ग्रंथों के अनुसार जो है दोस्तों, चंपावत के पास चंपावती नदी के पूर्व में स्थित है आपका कच्छप की पीठ की आकृति का कौन सा पर्वत स्थित है? कांतेश्वर पर्वत। ठीक है, जिसको वर्तमान में कानदेव या कांडादेव के नाम से भी जानते हैं। और यही कांतेश्वर पर्वत में दोस्तों भगवान विष्णु भगवान ने दोस्तों इस कांतेश्वर पर्वत पर जो है कूर्मा अवतार लिया था। ठीक है, और कालांतर में इस पर्वत के नाम पर जो है दोस्तों इस कांतेश्वर पर्वत के नाम से जो है मानसखंड यानी कि आपका कुमाऊं क्षेत्र को जो है कुर्मांचल कहा जाता है। कुर्मांचल संस्कृत का शब्द है। ठीक है, यानी कि कुर्मांचल कहा जाने लगा। और आगे चलकर दोस्तों यही कुर्मांचल शब्द क्या बन गया? फिर आगे चलकर प्राकृत में जो है इसको क्या कहने लगे? कुमू। और हिंदी में इसको क्या कहने लगे? कुमाऊं। क्लियर हो गया? ये सारी चीजें आप याद रखनी है। ठीक है, चल देखिए, प्रारंभ में केवल चंपावत के आसपास के क्षेत्रों को ही कुमाऊं का हिस्सा जो है कहा जाता था। ठीक है, तो देखिए प्रारंभ में जो आपका चंपावत है उसके आसपास के क्षेत्रों को ही जो है कुमाऊं क्षेत्र कहा जाता था। ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, देखिए प्रारंभ में कुमाऊं क्षेत्र कौन सा था? आपका चंपावत या चंपावत के आसपास के क्षेत्र। ठीक है, लेकिन आगे चलकर दोस्तों वर्तमान अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ तथा उधम सिंह नगर वाले संपूर्ण क्षेत्र को कुमाऊं कहा जाने लगा। ठीक है, ये आप सभी जानते हैं। लेकिन प्रारंभ में केवल चंपावत के आसपास के क्षेत्रों को ही क्या कहा जाता था? कुमाऊं कहा जाता था। ठीक है, याद रखें इसको। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, कुमाऊं क्षेत्र का जो सर्वाधिक उल्लेख है वो स्कंद पुराण के मानसखंड में मिलता है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कुमाऊं क्षेत्र का सर्वाधिक उल्लेख किस पुराण में है? ठीक है, तो स्कंद पुराण में है। स्कंद पुराण के मानसखंड में मिलता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है दोस्तों पॉइंट ब्रह्मा एवं वायु पुराण के अनुसार। ठीक है, तो देखिए कुमाऊं क्षेत्र में देखिए कई जो है जातियों के निवास की पुष्टि होती है। तो यहाँ पर देखिए ब्रह्म पुराण एवं वायु पुराण के अनुसार क्या कहा गया है कि ब्रह्म पुराण और वायु पुराण में यहाँ दोस्तों इन पुराणों में किरात, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, विद्याधर, नाग आदि जातियों का निवास जो है करती थी यहाँ। तो इसलिए जो है कुमाऊं क्षेत्र का है। तो कुमाऊं क्षेत्र में ये जातियाँ जो है निवास करती थी। इसका प्रमाण जो है आपका इसके जो साक्ष्य हैं वो जो है ब्रह्म एवं वायु पुराण में जो है इसके साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए महाभारत में क्या है? देखिए महाभारत की बात करें तो कुर्मांचल क्षेत्र यानी कि कुमाऊं क्षेत्र में किरात, किन्नर, यक्ष, तंगव, कुलिंद, खस जातियों के निवास का उल्लेख मिलता है। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है कि महाभारत में कुमाऊं क्षेत्र में किन जातियों का निवास का उल्लेख मिलता है? तो इनके आपको एक एक करके पूछे जा सकते हैं आपको, इसलिए आपको याद रखने हैं किरात, किन्नर, यक्ष, तंगव, कुलिंद, खस। ठीक है, तो याद रखें कुर्मांचल क्षेत्र यानी कि आपका कुमाऊं क्षेत्र। ठीक है, कुमाऊं क्षेत्र। तो कुमाऊं क्षेत्र में दोस्तों इन जातियों के निवास का उल्लेख मिलता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला है आपका जाखन देवी मंदिर। ये मैंने पहले भी बताया आपको, अल्मोड़ा में स्थित है जाखन देवी मंदिर। यहाँ से यक्षों के निवास की पुष्टि होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कि यक्षों के निवास की पुष्टि कहाँ से होती है? तो जाखन देवी मंदिर से होती है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। कुमाऊं क्षेत्र की बात करें तो कुमाऊं क्षेत्र में दोस्तों नाग जाति के निवास के प्रमाण मिलते हैं। तो कैसे मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं, इनको देखते हैं। ठीक है, देखिए कुमाऊं क्षेत्र में बीनाग या बेनी नाग, ठीक है, बी नाग या बेनी नाग, धौल नाग, काली नाग,
पिंगल नाग, खरहरी नाग, बासुकी नाग आदि नाग देवता के मंदिरों की पुष्टि होती है, और जिससे ये कहा जाता है कि प्राचीन काल में नाग जाति के निवास करने को ये प्रमाणित करता है। ठीक है, याद रखेंगे इसको कि जो कुमाऊं क्षेत्र में दोस्तों आपके पिथौरागढ़ में पड़ते हैं। ठीक है, बीनाग, बेनीनाग। ठीक है, और ये बीनाग और बेनीनाग जो है दोस्तों, ये सभी नाग मंदिरों में सबसे प्रसिद्ध हैं। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड में कुमाऊं में स्थित जो है नाग मंदिरों में सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है। ठीक है, तो ये सबसे प्रसिद्ध मंदिर है आपका बीनाग या बेनीनाग दोस्तों। ये जो है सभी नाग मंदिरों में सबसे प्रसिद्ध है, यानी जो आपके धौल नाग है, काली नाग है, पिंगल नाग है, खरहरी नाग है, बासुकी नाग है। तो इन सभी नागों में, नाग मंदिरों में सबसे श्रेष्ठ और सबसे प्रसिद्ध कौन सा है, आपका बीनाग या बेनीनाग। ठीक है, जो कहाँ पड़ता है, पिथौरागढ़ जनपद में पड़ता है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। क्लियर हो गया। तो यहाँ से दोस्तों नाग जाति के निवास करने की पुष्टि होती है। क्लियर हो गया। आपने क्या याद रखना है, सभी नाग मंदिरों में सबसे प्रसिद्ध नाग मंदिर कौन सा है, बीनाग या बेनीनाग, कहाँ स्थित है, पिथौरागढ़ में। ठीक है, और क्या क्या मंदिर, नाग मंदिर हैं कौन कौन से, ये आपको नाम भी पता होने चाहिए। धौल नाग, काली नाग, पिंगल नाग, खरहरी नाग, बासुकी नाग। ठीक है, इन सभी नाग मंदिरों की पुष्टि होती है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो नाग जाति के प्रमाण मिले। ठीक है, चल उसके बाद देखिए बाद की कुमाऊं की जातियों में खस का उल्लेख मिलता है, जो कि बहुत सशक्त थी उस समय, और इनके समय में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार अधिक हुआ था। मैंने आपको बताया था पहले। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके समय में दोस्तों उत्तराखंड में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार अधिक हुआ था, तो खस के समय में। ठीक है, खस जाति के समय में। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। क्लियर है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जो है खस जाति के इसमें ज़्यादा हुआ। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। क्लियर है। तो और साथ ही साथ एक चीज़ और नोट कर लें दोस्तों, मानस खंड के अनुसार। ठीक है, मानस खंड के अनुसार, तो मानस खंड के अनुसार दोस्तों जागेश्वर धाम में भगवान शिव ने तपस्या की थी, और कार्तिकेय का जन्म यहीं पर हुआ था। ठीक है, ये मानस खंड के अनुसार है कि जागेश्वर धाम जो आपका अल्मोड़ा जनपद में पड़ता है, जागेश्वर धाम, तो यहाँ पर दोस्तों जागेश्वर धाम में, ठीक है, जागेश्वर धाम में भगवान शिव ने जो है यहाँ क्या की थी, तपस्या की थी, और कार्तिकेय का जन्म भी यहीं हुआ था। ठीक है, ये भी आप साथ में फैक्ट याद रखें। ठीक है, और एक साथ ही साथ जो है दोस्तों आपको याद रखना है कि देखिए महाभारत के अनुसार भी कहा गया है कि जो ऋषि धौम्या थी, तो ऋषि धौम्या ने जो है सम्राट युधिष्ठिर को भारत के तीर्थ केंद्रों के बारे में क्या किया था, बताया था। ठीक है, तो जो मेन थे वो मैंने आपको बता दी, इसको आप छोड़िए। मानस खंड के अनुसार ये आप जरूर याद रखें, जागेश्वर धाम में जो है दोस्तों भगवान शिव ने तपस्या की थी, और कार्तिकेय का जन्म यहीं पर हुआ था। तो दोस्तों हमने प्रागैतिहासिक काल के बारे में जाना। उसके बाद आज हमने दोस्तों आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में जाना, जिसमें हमने दोस्तों पुरातात्विक साक्ष्य की कमी के कारण जो आद्य इतिहास के जो प्रमुख स्रोत हैं, जिसमें विभिन्न धार्मिक ग्रंथों के बारे में हमने बात की। ठीक है, और इसे दोस्तों, इस आद्य ऐतिहासिक काल को दोस्तों पौराणिक काल भी कहा जाता है। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको जो है आद्य ऐतिहासिक काल समझ में आया होगा, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।